जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि उद्गार के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी चार प्रकार के होते हैं। एक केंद्रीय नलिका उद्गार विधि से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें चित्र में तो पूरा देख सकते हैं हम। आने दो ये देखें। तो केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी एक होता है। इसमें क्या होता है कि नीचे दुर्बलता मंडल से या कोर मेंटल सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई से मैग्मा ऊपरी मुखी गति करता हुआ आता है और संवहन तरंगे जब आती हैं, संवहन धाराएं जब आती हैं नीचे से, तो दो प्लेटों में अभिसरण जब होता है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जब जाती है, क्षेपित होती है, अधिक घनत्व अधिक वेग वाली प्लेट निम्न घनत्व और निम्न वेग वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, तो जो उद्गार होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। वो एक अम्लीय प्रकार का लावा होता है। 63% से ज़्यादा उसमें सिलिका पाया जाता है, जिसके कारण से वो लावा श्यान हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और श्यान होने के कारण वो विस्फोट होकर के बाहर निकलता है और ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है, बल्कि एक शंकु का निर्माण करता है, जिसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। तो वो है केंद्रीय नलिका उद्गार विधि। अब विस्फोटकता के आधार पर भी चार प्रकार की हम बांट सकते हैं। एक वेसुवियन ज्वालामुखी है, फिर प्लिनी ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप प्रकार का ज्वालामुखी है, ऐसे करके चार प्रकार के हैं। फिर एक है दरारी या विदर उद्गार ज्वालामुखी। इसमें एक दरार के सहारे उद्गार होता है, यानी जब दो प्लेटें दूर दूर जाती हैं तो दुर्बलता मंडल पर से दबाव कम हो जाता है और उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। 52% से लेकर के 45% के बीच में सिलिका की मात्रा होती है, जिसके कारण से वो अश्यान प्रकार के होते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, वो आराम से धीरे धीरे निकलती हैं। उसमें ज़्यादा भूकंपी घटनाएं, ये सारी चीज़ें कम होती हैं और वो आराम से सतह पर आकर के फैल जाता है, जिससे ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी मैदान का निर्माण होता है। तो वो है दरारी या विदर उद्गार ज्वालामुखी। फिर एक है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, यानी किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट या किसी भी प्लेट के बीच में अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वो कैसे होता है। तो उसकी व्याख्या हम मेंटल प्लूम से करते हैं। मेंटल प्लूम के नीचे एक कोर मेंटल सीमा पर जो ज्वालामुखी मतलब मैग्मा जो है वो एक बेलनाकार रूप में आता है, ऊपरी मुखी गति करता है बेलनाकार रूप में, फिर ऊपर एक छतरी का आकार बनाता है, जिससे एक मशरूम का आकार बन जाता है, मशरूम का आकार बन जाता है। और वही उसके ऊपर से जब स्थल मंडलीय प्लेट गतिमान होती है तो उसमें दरारी उद्भेदन हो जाता है, मतलब या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी आ जाते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की जो महान भ्रंश घाटी है वो इसका एग्जाम्पल है, या लाल सागर का जो भ्रंश है वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब पंख ज्वालामुखी भी ऐसे प्रकार का होता है, इसको हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे कि लावा के प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे लावा की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, इस आधार पर ज्वालामुखियों को निम्नलिखित दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे अम्लीय लावा आता है उन्हें अम्लीय लावा या उन्हें फेल्सिक हम कह सकते हैं। फेल्सिक लावा भी कहा जाता है क्योंकि उसमें फेल्सपर और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होती है तो अम्लीय लावा कहा जाता है उसे। यह उच्च श्यानता, यानी इसमें श्यानता गाढ़ापन ज़्यादा होता है वाला लावा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा 63% से अधिक होती है। इसके अंतर्गत ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक और एंडेसाइट, तीन, ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइट,
ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइट लावा शामिल है। तो लावा अम्लीय लावा के अंतर्गत 3 प्रकार की लावा शामिल है, एक ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइट। जो स्थल मंडलीय प्लेट होती हैं उसमें ग्रेनाइट की मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण से वो उसका घनत्व कम होता है। और जो महासागरीय प्लेटें होती हैं उसमें बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण से उसमें उच्च घनत्व पाया जाता है। तो ग्रेनाइटिक ग्रेनाइटिक लावा, रायोलिटिक लावा, एंडेसाइटिक लावा शामिल हैं। ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक, ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक, एंडेसाइट, या टिक टिक लगा तो एंडेसाइटिक कर लें, एंडेसाइटिक, ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक। तो अम्लीय लावा में कुछ बातें, जैसे उसमें सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होती है। दूसरा, इसे फेल्सिक लावा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फेल्सपर और सिलिका दोनों की मात्रा अधिकतम होती है। तीसरा, ये अभिसरण का परिणाम होती हैं, 2 प्लेटें जब अभिसरित होती हैं तो ये आती हैं, और जब ये उद्गार करती हैं तो अपने छिद्र के आसपास इकट्ठा होती जाती हैं, जिससे लास्ट में एक ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। ये श्यान प्रकार की होती हैं, ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है। ये सारी बातें हैं। और इसके अंतर्गत किसके, अम्लीय लावा के अंतर्गत ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक लावा शामिल है। ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक लावा शामिल है। अम्लीय लावा के अंतर्गत ग्रेनाइटिक, रायोलिटिक, एंडेसाइटिक लावा शामिल है। इनका संबंध अभिसारी प्लेट किनारे से होता है। अभिसारी प्लेट किनारे से होता है। अभिसारी प्लेट किनारा मतलब कि जब 2 प्लेटें समीप आती हैं, एक ही दिशा की ओर गति करती हैं, आमने सामने आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। इसमें भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, एक महासागरीय अभिसरण, एक महाद्वीपीय अभिसरण। तो महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण के 3 एग्जाम्पल हैं, एक कोकोस महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट, साउथ अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट। तो जब कोकोस प्लेट दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित होती है तो उसमें 3-4 परिघटनाएं होती हैं। एक तो पेरू चिली गर्त का निर्माण होता है। दूसरा, इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण होता है, कोटोपैक्सी उसका नाम है। फिर एक सिल्वा एल सेलेडो करके कुछ है, वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण होता है चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। इसके अलावा विश्व का महाद्वीप पर स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, एंडेज पर्वत का निर्माण होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जुआन डी फूका महासागरीय प्लेट, जो कि एक माइक्रो प्लेट प्रकार की प्लेट है। वो दक्षिण अमेरिकी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। तो उसमें एक तो कैस्केड पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, और कैस्केड पर्वत श्रेणी में माउंट रेनियर्स और सेंट हेलेंस नाम के 2 ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है। इसके अलावा जुआन डी फूका गर्त का निर्माण भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल, प्रशांत महासागरीय प्लेट जब उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है तो उससे एल्यूशियन गर्त का निर्माण होता है, रॉकीज पर्वत का निर्माण होता है, और कुछ एक आध ज्वालामुखी का निर्माण होता होगा। तो ये एग्जाम्पल हैं। महासागरीय के 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट जब लॉरेशियन महाद्वीपीय प्लेट के महासागरीय भाग के नीचे क्षेपित होती है तो उससे जो लावा का उद्गार होता है वो समुद्र में होता है, जिसके कारण से जापान द्वीपों का जो देश है, कई सारे द्वीप हैं, उन द्वीपों का निर्माण होता है, द्वीपों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी कारण से वो क्षेत्र
ज्वालामुखी भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, और वहाँ पे सुनामी की परिघटनाएं भी होने की संभावनाएं रहती हैं। दूसरा एग्जांपल, जो फिलीपींस प्लेट है वो सुंडा महासागरीय प्लेट के नीचे छिपित होती है, जिसके कारण से पूरे फिलीपींस वाले जो आइलैंड हैं उनका निर्माण हुआ है, और वहाँ पे भी भूकंप और सुनामी ज्वालामुखी के उद्गार हमेशा होते रहते हैं। तीसरा एग्जांपल, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो सुंडा प्लेट के नीचे छिपित होती है, जिसके कारण से पूरा इंडोनेशिया द्वीप समूह का विरचन हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इनका संबंध, अम्लीय जो लावा है उनका संबंध अभिसारी प्लेट किनारे से होता है। फिर अगला, जिन ज्वालामुखियों से क्षारीय लावा आता है उन्हें क्षारीय लावा ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसा लावा अश्यान होता है, गाढ़ा नहीं होता है। सिलिका की मात्रा 52% से 45% होती है। ये अपसारी प्लेट किनारे और मेंटल प्लूम से संबंधित होते हैं। मेंटल प्लूम से भी जो लावा आता है वो भी क्षारीय प्रकार का होता है, और अपसारी प्लेट किनारे से भी जो लावा आता है वो क्षारीय प्रकार का होता है। इनसे बेसाल्टिक लावा प्राप्त होता है, बेसाल्टिक लावा प्राप्त होता है। फिर अगला, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण। इस आधार पर ज्वालामुखियों को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत विभाजित किया गया है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, एक मृत या शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। तो पहला है उद्गार की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, विदर या भ्रंश ज्वालामुखी। फिर तीसरा था एक और है, फिर लास्ट में है चौथा जो पंख ज्वालामुखी। तीसरा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। फिर लावा की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, आश्यान लावा मतलब अम्लीय लावा या फिर क्षारीय लावा, 2 प्रकार के। फिर सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ज्वालामुखी क्रियाओं के लक्षण वर्तमान में भी प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। विश्व में 550 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, संख्या 550 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं दुनिया भर में, जिनमें से प्रमुख ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। एक है ओजोस डेल सेलेडो। ओजोस डेल सेलेडो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, और कोकोस नज़का महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से होता है यह। तो ओजोस डेल सेलेडो सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। फिर कोटोपैक्सी इक्वाडोर में सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर किलायू हवाई द्वीप में है, और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आता है हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजोस डेल सेलेडो है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, तो वो है हवाई द्वीप। फिर मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर, मोना लोआ हवाई द्वीप पर, किलायू हवाई द्वीप पर था, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो 4 हो गए। ओजोस डेल सेलेडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, जो कि नज़का और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के क्षेपण से होता है। किलायू हवाई द्वीप पर है, और हवाई द्वीप पर विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। मोना लोआ हवाई द्वीप पर है। 4 हो गए। माउंट इरेबस ये रॉस द्वीप पर है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक रॉस द्वीप है,
उसमें आता है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। तो माउंट इरेबस रॉस द्वीप पर है, अंटार्कटिक महाद्वीप में। फिर माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर है, इटली में, भूमध्य सागर में। माउंट एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप में आ गए तो माउंट एटना सिसिली, इटली। फिर सबनकाया, यह है पेरू में, सबनकाया पेरू में। फ्यूजियामा जापान में। माउंटेन मेयान, माउंट मेयान, माउंट मेयान फिलीपींस में है, माउंट मेयान। फिर मेरापी, दुकानो, अंगुग, समेरू, ये सारे के सारे हैं इंडोनेशिया में। और भी है माउंट कैमरून, ये कैमरून में है। माउंट रेनियर और माउंट हेलेंस ये दोनों आते हैं कैस्केड श्रेणी में, जो कि जुआन डी फूका माइक्रोप्लेट और जो कि महासागरीय प्लेट है, और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण मतलब अभिसरण और क्षेपण से होता है, निकलता है माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस। फिर बैरन द्वीप अंडमान भारत में है। फिर स्ट्रॉम वैली भूमध्य सागर में है। माउंट टाल, हिबक, हिबक ये फिलीपींस में है। होंगा टोंगा हुंगा हपाई, होंगा टोंगा हुंगा हपाई प्रशांत महासागर में है, टोंगा में। सेंगे इक्वाडोर में है, 2021 में आया था सेंगे। फिर लामीला पापुआ न्यू गिनी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लामीला पापुआ न्यू गिनी, लामीला पापुआ न्यू गिनी। विल्लारिका चिली, लामीला पापुआ न्यू, लामीला पापुआ न्यू गिनी, विल्लारिका चिली। बगाना पापुआ न्यू गिनी। सांता मारिया ग्वाटेमाला। यासुर वनुआतू, वनुआतू कहाँ है। फिर दो हैं पैराकुटिन और पोपो कैटेपिटल, ये मैक्सिको में है। हेक्ला आइसलैंड में, हेक्ला आइसलैंड में। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट ध्यान मतलब एग्जाम्पल लिखने के लिए एग्ज़ाम में, एक तो सेलेडो अल सल्वा करके जो है, कैसे था पहला वाला, ओजोस अल सेलेडो, ठीक, ओजोस अल सेलेडो ये है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फिर माउंट हेलेंस और सेंट रेनियर यह है अमेरिका के कैस्केड रेंज पर। फिर इटली में है सिसिली, इटली के सिसिली में है एक ज्वालामुखी। फिर एक हम ध्यान रख लें कि हवाई द्वीप पर किलायू, किलायू मोनालोआ, किलायू मोनालोआ ये दोनों हवाई द्वीप पर हैं। माउंट एटना ये ध्यान रहे, ये सिसिली में है, भूमध्य सागर में, माउंट एटना। और भारत में एक है जो कि बैरन द्वीप है, जापान में फ्यूजियामा है। बाकी सारे तो ठीक ही हैं। अगला प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी क्रिया के लक्षण प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किंतु भविष्य में इनके उद्गार की संभावना बनी हुई है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, विसुवियस ये इटली में है, नारकोंडम अंडमान में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, किलीमंजारो तंजानिया, माउंट हुड यूएसए। खत्म। फिर मृत या शांत ज्वालामुखी, डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ज्वालामुखीयता के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं और भविष्य में भी उद्गार की संभावना नहीं है, मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे एम्परर माउंट चेन हवाई द्वीप पर, हस्करन पेरू में, चिम्बराजो इक्वाडोर एंडीज पर्वत पर, देवबंद ईरान में।
को सुल्तान पाकिस्तान ईरान की सीमा पर, पोपा म्यांमार में, माउंट अरारात टर्की में। फिर ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होता है? मैग्मा तथा लावा के ठंडे होने से निर्मित भू आकृतियाँ ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाती हैं। तो मैग्मा तथा लावा के ठंडे होने से निर्मित भू आकृतियाँ ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाती हैं। ये निम्न दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। एक बहिर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। यानी जो अंदर ही अंदर बन जाए वो अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ हैं, और जो बाहर आकर के बने बहिर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ हैं। अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, जब मैग्मा भूगर्भ में ही विभिन्न गहराइयों में ठंडा होकर, अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, तो जब मैग्मा भूगर्भ में ही विभिन्न गहराइयों में ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब उससे निर्मित विभिन्न भू आकृतियाँ अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहलाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं। फिर आगे इसकी कुछ व्याख्याएं भी दी गई हैं। यहाँ देखें, अंदर अगर ऐसे, पहले इसको पढ़ लें। अनियमित गुंबदाकार मैग्मा जमाव अगर हुआ है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। एक है बैथोलिथ, तो ये अनियमित होती हैं, गुंबद के आकार का होती हैं, ऐसे ऐसे करके होती हैं, गुंबद के आकार का, और मैग्मा का जमाव हो गया, गुंबदाकार मैग्मा का जमाव हो गया, अनियमित है, बैथोलिथ है। बंद गोभी के आकार में जमाव है तो स्टॉक है। स्टॉक जहाँ देखिए वो बंद गोभी के आकार में उसका जमाव हुआ है तो स्टॉक है। चित्र में देखेंगे, मैग्मा का ऊर्ध्वाधर जमा हुआ है तो डाइक है। मैग्मा का क्षैतिज जमाव तो सिल है। सिल की मोटाई कई मीटर में हो सकती है। जब यह जमाव कुछ सेंटीमीटर में हो तो शीट कहलाता है। तो मैग्मा अगर ऊर्ध्वाधर जमा हुआ है तो डाइक है, और ऐसे जमा हुआ है क्षैतिज तो सिल है। और सिल की मोटाई कई मीटर में हो सकती है। जब यह जमाव कुछ सेंटीमीटर में हो तो उसे शीट कहते हैं। यानी पतला जमाव है तो शीट है, मोटा जमाव है तो सिल है। मैग्मा का अवतलाकार जमाव, तस्तरी नुमा, यानी ऐसा करके जमाव, तो वो है लोपोलिथ। ऐसे जमा हुआ है तो बैथोलिथ है, ऐसे जमा हुआ है तो लोपोलिथ है। अवतल कल्ला, लोपोलिथ कल्ला। मैग्मा का उत्तलाकार जमाव तो लैकोलिथ। उत्तलाकार मतलब ऐसे जमाव अगर हुआ है तो लैकोलिथ है। ऐसे ऐसे जमा हुआ है लेकिन अनियमित है तो बैथोलिथ। ऐसे हुआ है लेकिन नियमित है तो वो है लैकोलिथ। अवतलाकार ऐसे हुआ है तो वो है लोपोलिथ। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ। और एक है और है फैकोलिथ। मैग्मा का अभिनतियों एवं अपनतियों में जमाव फैकोलिथ कहलाता है। अब यहाँ पर आते हैं चित्र में। ये है बैथोलिथ। तो जब मैग्मा का गुंबदाकार और अनियमित जमाव होता है तो उसे कहते हैं बैथोलिथ। जब मैग्मा गोभी के आकार का जमाव कर देती है तो उसे कहा जाता है स्टॉक। फिर जब अवतलाकार जमाव होता है तो उसे कहते हैं लैकोलिथ। इस तरीके से पहले ऐसे निकला बेलनाकार, फिर जाकर के ऊपर ऐसे हो गया अवतलाकार, तो इसे कहते हैं लैकोलिथ। और जब खाली बेलनाकार ऐसे जम जाए तो इसको कहा जाता है डाइक। ये तो डाइक है। लेकिन फिर उत्तलाकार ऐसे जो उत्तलाकार तो बन जाता है लोपोलिथ। तो ये हो गया लोपोलिथ और ये हो गया डाइक। और क्षैतिज रूप में जम गया है
तो सिल होता है, और पतला जमाव है तो शीट है। बैथोलिथ और लैकोलिथ अवतलाकार है, लोपोलिथ उत्तलाकार है। सिल मोटा क्षैतिज शीट है और शीट पतला है। डाइक ऊर्ध्वाधर है। फैकोलिथ यानी जब अपनति और अवनति के रूप में जमता है तो यह फैकोलिथ। ये सारे हैं। तो बैथोलिथ 1, स्टॉक 2, लैकोलिथ 3, डाइक 4, सिल 5, शीट 6, लैपोलिथ 7 और यहाँ पे ये फैकोलिथ 8। 8 भू आकृतियाँ हैं जो कि इंट्रूसिव हैं, अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ हैं। तो ध्यान करें, बैथोलिथ है पहला जो गुंबदाकार में है, गोभी के आकार में स्टॉक है, फिर एक बेलन के आकार का होकर के फिर ऊपर अवतलाकार है तो उसे कहते हैं लैकोलिथ। फिर बेलन के आकार का जा रहा है और फिर उत्तलाकार है, उत्तल के आकार का है तो वो हो गया लोपोलिथ। फिर अभिनतियों अपनतियों के रूप में जा रहा है तो वो तो है लैकोलिथ, मतलब वो है फैकोलिथ ना। फेंकेंगे तो अपनति अवनति के रूप में जाए तो फैकोलिथ। अच्छा, अगर ऊर्ध्वाधर जमाव है तो डाइक है, क्षैतिज जमाव है तो सिल है। क्षैतिज जमाव है परंतु कुछ सेंटीमीटर मोटा है तो वो है शीट। तो ये 8 है। जब मैग्मा जमाव चट्टानी संस्तर के अनुरूप नहीं होता है, जब मैग्मा का जमाव चट्टानी संस्तर के अनुरूप नहीं होता है तब यह असंगत यानी डिस्कॉर्डेंट भू आकृति कहलाती है। जब मैग्मा जमाव चट्टानी संस्तर के अनुरूप नहीं होता है तब यह असंगत भू आकृति कहलाती है। इसके अंतर्गत डाइक वही जो बेलनाकार ऊर्ध्वाधर में है, बैथोलिथ यानी जो गुंबदाकार और अनियमित है, और स्टॉक यानी गोभी के आकार वाला शामिल है। तो डाइक, बैथोलिथ और स्टॉक ये हैं असंगत भू आकृतियाँ। शेष पांचों जो अंतर्वेधी भू आकृतियाँ हैं जैसे कि लैकोलिथ, फैकोलिथ, शीट, और हम कह लें कि क्या कह रहे हैं, स्टॉक तो खैर इसमें है, तो वो सारे जो हैं आ जाते हैं किसमें, शेष अंतर्वेधी भू आकृतियाँ चट्टानी संस्तरों के अनुरूप हैं, अतः इन्हें सुसंगत अंतर्वेधी भू आकृतियाँ कॉनकोर्डेंट कहते हैं। अब बहिर्वेधी भू आकृतियाँ, जब लावा भूपृष्ठ पर ठंडा होकर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करता है तब इन्हें बहिर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहते हैं, जिनका विवरण दिया गया है यहाँ पर, बहुत तगड़ा। ये तो केंद्रीय नलिका जो ज्वालामुखी भू आकृतियों का निर्माण हो सकता है उसमें से एक है केंद्रीय नलिका उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ, जिसमें 2 प्लेटों के अभिसरण से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसमें श्यानता ज़्यादा होती है और सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होती है और उसमें फेल्ड्स्पर भी पाए जाते हैं और ये विस्फोट के साथ उद्गारित होती हैं। उन्हें कहा जाता है केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी और ये अम्लीय प्रकार की लावा उद्गारित करती हैं। ये गाढ़ा होता है इसलिए इसमें ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा ही होगा। फिर एक है दरारी उद्गारों से संबंधित भू आकृतियाँ, इन्हें दरार बन गया है, भ्रंश घाटी के रूप में आ गया है। दरार बनेगा तब जब अपसारी प्लेट सीमांत के सहारे भू आकृतियों का निर्माण होगा या ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो केंद्रीय नलिका उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ और दरारी उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ। दरारी उद्गार होगा, अपसरण होगा तो उसमें अश्यानता ज़्यादा होगा, वो क्षारीय प्रकार की होती है जिसमें 52% से 45% के बीच में सिलिका होता है और लोहा होता है जिसके कारण से उसका रंग गाढ़ा होता है और वो
घनत्व भी ज़्यादा होता है, मतलब लेकिन वो आसान होते हैं। और दो प्लेटें दूर जाती हैं तो उस पे से दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण वो आराम से निकलती हैं, और जिसकी वजह से उसमें भूकंपीय परिघटनाएं भी कम होती हैं। तो इससे भूपृष्ठ पर लावा फैल जाता है और ज्वालामुखी या लावा पठार का निर्माण होता है, या मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हो जाएगा, या लावा मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो ये हैं दरारी उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ। और केंद्रीय नलिका उद्गार से संबंधित भू आकृतियों में एक बनेगा उत्थित, यानी जो ऊपर जा रहा है, एक गर्तनुमा, गड्ढे के जैसे। उत्थित में बनेगा ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी प्लग। गर्तनुमा में बनेगा क्रेटर और काल्डेरा, क्रेटर काल्डेरा, क्रेटर काल्डेरा। तो उत्थित में ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी प्लग, और गर्तनुमा में क्रेटर और काल्डेरा, ये बनेंगे। तो फिर से रिवाइज करें। बहिर्वेधी भू आकृति ज्वालामुखी भू आकृतियों में दो प्रकार की भू आकृतियां बन सकती हैं। एक दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी उद्गार अगर होता है, दरारी कह रहे हैं, केंद्रीय नलिका उद्गार विधि से अगर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इससे दो प्रकार के निर्माण हो सकते हैं, एक उत्थित, एक गर्तनुमा। उत्थित में ज्वालामुखी शंकु और प्लग बन सकते हैं, और गर्तनुमा में बन सकता है क्रेटर और काल्डेरा। फिर दूसरा है दरारी या विदर ज्वालामुखी उद्गार। इससे दो तीन प्रकार के बन सकते हैं। एक तो ज्वालामुखी पठार या लावा पठार, लावा मैदान, और महासागर के अंदर में है तो मध्य महासागरीय कटक, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक जिसकी लंबाई है 16,000 किलोमीटर। अब एक एक का विवरण। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु यहाँ पे 5 प्रकार के दे रहे हैं। ज्वालामुखी शंकु 5 प्रकार के। एक है सेंडर शंकु, अम्लीय लावा शंकु, अम्लीय लावा शंकु होता ही है। क्षारीय लावा शंकु भी हो सकता है, मिश्रित या परतदार शंकु भी हो सकता है, परजीवी शंकु भी हो सकता है। तो ज्वालामुखी शंकु 5 प्रकार के हैं। एक अम्लीय लावा शंकु, क्षारीय लावा शंकु, आसान है। फिर सेंडर शंकु, मिश्रित या परतदार शंकु, और परजीवी शंकु। ये जैसे ऐसे बना हुआ है तो इसे कहा जाएगा सेंडर शंकु। सेंडर शंकु यानी कि नीचे से मेंटल कोर सीमा से या दुर्बलता मंडल से मैग्मा का उत्थान हुआ, ऊपरी मुखी गति करता हुआ और आ रहा है। और दो प्लेटें जब, मतलब पहले दो प्लेटें अभिसरण होंगी, क्षेपण होगा, बेनियॉफ जोन में जाएगा, पिघलेगा, फिर ऊपरी मुखी गति करेगा, तो उद्गार करके अगले प्लेट पर जो ज्वालामुखी का भेदन करता है उसे कहते हैं दरारी नलिका उद्गार विधि। इसमें एक दरार के रूप में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और चूंकि ये गाढ़ा होता है तो विस्फोट होकर के निकलता है, और गाढ़ा होने की वजह से ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। तो ये शंकुनुमा ऐसे ऐसे जमता जाता है, 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 तो बन जाता है ढाल। इसका अवतलाकार होता है, उसे कहते हैं सेंडर शंकु। सेंडर शंकु। अब पढ़ते हैं व्याख्या। इन शंकुओं का, सेंडर शंकु, इन शंकुओं का निर्माण ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थों से होता है। ज्वालामुखी राख, इसकी जो मोटाई होती है वो 2 मिलीमीटर व्यास तक होती है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी राख। और 2 सेंटीमीटर से 64 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस चट्टानी कण को कहा जाता है लैपिली। 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है, एक नाम देते हैं उसको, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कहा जाता है। फिर एक है प्योमिस,
करके है, एक है स्कोरिया। तो ये सारे के सारे हैं उसके ठोस रूप में जो पदार्थ ज्वालामुखी से आते हैं। तो उसमें से एक पदार्थ आता है ज्वालामुखी राख, जिसका व्यास 2 मिलीमीटर होता है। तो सेंडर शंकु, इन शंकुओं का निर्माण ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थों से होता है। इनके निर्माण में आर्द्र पदार्थों का कोई योगदान नहीं होता। इनकी ढाल अवतल होती है। एग्जाम्पल मैक्सिको का जोरल्लो, मैक्सिको का जोरल्लो। तो सेंडर ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो फिर से देखें, सेंडर शंकु, इन शंकुओं का निर्माण ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थों से होता है। इनके निर्माण में आर्द्र पदार्थों का कोई योगदान नहीं होता है। इनकी ढाल अवतल होती है। तो 2-3 बातें। इन शंकुओं का निर्माण ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थों से होता है। इनके निर्माण में आर्द्र पदार्थों का कोई योगदान नहीं होता। इनकी ढाल अवतलाकार होती है। एग्जाम्पल में मैक्सिको का जोरल्लो, मैक्सिको का जोरल्लो, मैक्सिको का जोरल्लो। ठीक, यह है चित्र। फिर अम्लीय शंकु, एसिडिक कोन। इस प्रकार के शंकु का निर्माण अत्यधिक श्यान अम्लीय लावा, क्योंकि अम्लीय शंकु श्यान होता ही है, या अम्लीय लावा श्यान होता ही है। तो इस प्रकार के शंकु का निर्माण अत्यधिक श्यान अम्लीय लावा से होता है। लावा ज्वालामुखी छिद्र के समीप एकत्रित होकर सीधी ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है पाई डी डोम फ्रांस में, पाई डी डोम फ्रांस में। यहाँ देखिए, ये एकदम डोम के आकार का है, ये ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब ये अवतलाकार, ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे है अवतलाकार, ऐसा नहीं है। ये तो अवतलाकार हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये गुंबद के आकार जैसा हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये अम्लीय प्रकार का है, इसीलिए ये सीधी खड़ी ढाल युक्त शंकु है। तो ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें दुनिया में तो पाई डी डोम, पाई डी डोम। और सेंडर शंकु का एग्जाम्पल देखें तो मैक्सिको में जोरल्लो, मैक्सिको में जोरल्लो जो है वो सेंडर ज्वालामुखी का, सेंडर शंकु का एग्जाम्पल है। और फ्रांस में पाई डी डोम एग्जाम्पल है अम्लीय ज्वालामुखी का, या अम्लीय लावा वाले ज्वालामुखी का। फिर क्षारीय लावा शंकु, ये देखो, इसका निर्माण क्षारीय लावा से होता है ना। क्षारीय लावा किसे कहते हैं? जिसमें सिलिका की मात्रा 52% से 45% के बीच में होती है, उसे कहा जाता है क्षारीय लावा। और इसमें 2 प्लेटों के अपसरण के परिणाम स्वरूप क्षारीय लावा का निर्माण होता है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन दोनों की उपस्थिति के कारण इसे मैफिक लावा भी कहा जाता है। और ये अश्यान प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा विस्फोट करके नहीं आते, आराम से शांत तरीके से आते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट तो नहीं होता है। और भूकंपीय मूल, विभिन्न गहराइयों के भूकंपीय मूल का निर्माण भी नहीं होता है। और ये आएंगे तो फैल जाएंगे, तो फैलेंगे तो शंकु कैसे ही बनेगा? फैल के बनेगा, पतला बनेगा। तो क्षारीय लावा शंकु जो है, इनका निर्माण क्षारीय लावा से होता है। अश्यान होने के कारण दूर तक फैलता है, अतः शंकु की ऊंचाई बहुत कम होती है। इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी मुख्य रूप से हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, अतः इन्हें हवाईयन शंकु भी कहा जाता है। फिर से क्षारीय लावा शंकु, इसका निर्माण क्षारीय लावा से होता है। अश्यान होने के कारण दूर तक फैलता है, अतः शंकु की ऊंचाई बहुत कम होती है। इसे शील्ड शंकु भी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी मुख्य रूप से हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, अतः इन्हें हवाईयन शंकु भी कहा जाता है।
फिर एक है मिश्रित शंकु यानी कंपोजिट कोन, या परतदार शंकु स्ट्रेटोवोल्केनिक कोन। ये देखिए परत दर परत बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लें। पहले यहाँ पे है मैग्मा का चैम्बर, ये केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी हुआ। पहले जम गया एक शुष्क परत जमा हुआ है। ये शुष्क परत जमा है, फिर इसके ऊपर एक आर्द्र परत जम गई, अलग लेयर बन गया। फिर शुष्क परत का लेयर बना, फिर आर्द्र परत का लेयर बना, फिर शुष्क परत का लेयर बना। तो शुष्क परत और आर्द्र परत का जो लेयर बनता जाता है, तो इसे कहते हैं परतदार शंकु या मिश्रित शंकु। और इसी शंकु के बीच में से एक और, मतलब केंद्रीय नलिका से जो ढांचा बना, जो शंकु का निर्माण हुआ, उसी में से ही एक और नलिका का निर्माण हो जाए। सीधा कैसे बन गया ये? यहाँ से ऐसे निकला और एक नलिका मान लो सपोज यहाँ से निकल गई, तो इसमें भी ऐसे ऐसे बन गया शंकु। तो ऐसे शंकु जो है, ये शंकु जो बना, ये इस बड़े वाले शंकु पर आश्रित है, तो इसे कहते हैं आश्रित शंकु। और परजीवी शंकु भी इसको कहा जाता है। तो आश्रित शंकु या परजीवी शंकु, ये वाला है। शंकु पर शंकु यानी केंद्रीय नलिका उद्गार विधि से जो शंकु बना, उसमें से कहीं से फिर से केंद्रीय नलिका छिद्र करते हुए निकल जाए, तो उसे कहते हैं आश्रित शंकु या फिर परजीवी शंकु। अब आते हैं इस पे, यह है क्या? इस प्रकार के शंकु में शुष्क और आर्द्र पदार्थ की परतें पाई जाती हैं, अतः इसे परतदार शंकु कहा जाता है। ये ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं। एग्जाम्पल है शास्ता ज्वालामुखी यूएसए में, शास्ता ज्वालामुखी यूएसए। सेंडर ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है मैक्सिको में जोरल्लो। फिर अम्लीय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है फ्रांस में पाई डी डोम। और क्षारीय लावा का एग्जाम्पल है हवाईयन द्वीप। फिर परतदार या मिश्रित ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है यूएसए का शास्ता ज्वालामुखी। शास्ता, इसमें आर्द्र और शुष्क प्रकार के परतें पाई जाती हैं, शास्ता ज्वालामुखी। फिर परजीवी शंकु, पैरासाइट कोन या फिर आश्रित शंकु। जब परतदार शंकु में उद्गार के दौरान केंद्रीय नलिका के अतिरिक्त अन्य पार्श्व नलिकाएं निर्मित हो जाती हैं तथा मुख्य शंकु की ढाल पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाते हैं, इन शंकुओं को आश्रित या परजीवी या परपोषित शंकु कहा जाता है। फिर से, जब परतदार शंकु में उद्गार के दौरान केंद्रीय नलिका के अतिरिक्त अन्य पार्श्व नलिकाएं निर्मित हो जाती हैं तथा मुख्य शंकु की ढाल पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, इन शंकुओं को आश्रित, परजीवी या परपोषित शंकु कहा जाता है। एग्जाम्पल वही शास्ता ज्वालामुखी पर निर्मित परजीवी शंकु, उसे कहते हैं शास्तिन। फिर एक है ज्वालामुखी प्लग, क्योंकि एक तो शंकु का निर्माण होगा और दूसरा प्लग का निर्माण होगा केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में। तो प्लग क्या है? जैसे यह है शंकु, पूरा शंकु था, लेकिन जो अपक्षयात्मक जो कारक हैं जैसे कि वर्षा, वायु, इन सब के कारण से इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कट छट गया।
कट छट गया। तो कट छट जाने की वजह से ये हिस्सा ऐसे हो गया, इसका आकार ऐसे हो गया, पठारनुमा, यो ऐसे हो गया। लेकिन इसका ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि ये ठोस था, ठोस ये था इसलिए बच गया, बाकी सारे झड़ गए। तो ये जो निकला हुआ शेप ये प्लग जैसा है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लग, ज्वालामुखी प्लग। नीचे है ज्वालामुखी प्लग। जब किसी ज्वालामुखी में उद्गार रुक जाते हैं और ज्वालामुखी नलिका में लावा ठंडा होकर जम जाता है। फिर से, जब किसी ज्वालामुखी में उद्गार रुक जाते हैं और ज्वालामुखी नलिका में लावा ठंडा हो जाता है, होकर जम जाता है, कालांतर में ज्वालामुखी शंकु का अपर्दन होने पर केंद्रीय नलिका में जमा लावा एक प्लग की तरह दिखाई पड़ता है। इसे ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। फिर एक है लावा गुंबद। लावा गुंबद ये भी बनेगा इसी में ही, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में, क्योंकि गाढ़ा होगा तो ही ना बनेगा गुंबद। आस्यान होगा, हल्का होगा तो फैलेगा, तो बनेगा ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी मैदान, या फिर बनेगा मध्य महासागरीय कटक। लेकिन अगर बन रहा है गुंबद तो जाहिर सी बात है श्यान है और अभिसरण का परिणाम है, जिसमें सिलिका की मात्रा और फेल्ड्सपर की मात्रा 63% से ज़्यादा है, जो कि विस्फोट करके निकलता है। तो लावा गुंबद। जब गैस युक्त अम्लीय लावा, जब गैस युक्त, यह लावा गुंबद, जब गैस युक्त अम्लीय लावा केंद्रीय नलिका से बाहर आता है। जब गैस युक्त अम्लीय लावा, गैस युक्त मीन्स कि जिसमें वो जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है। जो ज्वालामुखी होता है उसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ जो आता है वो होता है गैस, और गैस में जलवाष्प 60 to 90% जो मात्रा होती है पदार्थों में ज्वालामुखी के, वो होता है जलवाष्प। तो जब गैस युक्त अम्लीय लावा, और अन्य गैसों में क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हाइड्रोजन के सल्फाइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, ये अन्य गैस भी आती हैं, मीथेन कुछ मात्रा में आ सकती है। तो जब गैस युक्त अम्लीय लावा केंद्रीय नलिका से बाहर आता है, तब यदि इसमें विस्फोट ना हो, जब गैस युक्त अम्लीय लावा केंद्रीय नलिका से बाहर आता है, तब यदि इसमें विस्फोट ना हो, इस स्थिति में यह गुंबद जैसी संरचना का निर्माण करता है। इसे ही लावा गुंबद कहा जाता है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। फिर क्रेटर तथा कार्डेरा, ये बनता है विदर ज्वालामुखी उद्गार से। क्रेटर गर्तनुमा भू आकृति होती है। ज्वालामुखी छिद्र को घेरे हुए कीपाकार संरचना, और ये भी बनता है क्रेटर तथा कार्डेरा जो बनते हैं, ये भी बनता है केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में, लेकिन ये गर्तनुमा भू आकृतियाँ हैं। तो क्रेटर हो चाहे कार्डेरा हो, ये गर्तनुमा भू आकृति होती हैं। ज्वालामुखी छिद्र को घेरे हुए कीपाकार संरचना, ऐसे कीपाकार संरचना क्रेटर कहलाती है। ज्वालामुखी उद्गार के शांत हो जाने पर वर्षा जल के भर जाने से क्रेटर में झील का भी निर्माण हो सकता है। यदि किसी क्रेटर में द्वितीयक नलिकाओं के सहारे छोटे छोटे क्रेटर निर्मित हो जाते हैं, तब इसे घोंसलेदार क्रेटर यानी नेस्टेड क्रेटर कहा जाता है।
एग्जाम्पल इंडोनेशिया का टोबा झील, इंडोनेशिया का टोबा झील क्रेटर ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ये इसका चित्र। यदि क्रेटर का विस्तार हो जाए तब विस्तारित क्रेटर काल्डेरा कहलाता है। सामान्यतः 1000 फीट से अधिक विस्तार वाले क्रेटर ही काल्डेरा कहलाते हैं। तो 1000 फीट से अधिक के जो क्रेटर हैं वो काल्डेरा कहलाते हैं। क्रेटर का विस्तार 2 प्रक्रियाओं में हो सकता है। प्रथमतः यदि ज्वालामुखी में पुनः तीव्र विस्फोट हो तब विस्फोट से ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है तथा क्रेटर आकार में बड़ा हो जाता है। यानी क्रेटर का काल्डेरा में बनने का 2 कारण हो सकता है। यदि ज्वालामुखी में पुनः तीव्र विस्फोट हो तब विस्फोट से ज्वालामुखी शंकु का ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है तथा क्रेटर आकार में बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि क्रेटर में किसी झील का निर्माण हुआ है तथा झील का जल निरंतर नीचे की ओर दबाव डालता है, तब यदि ज्वालामुखी शंकु नीचे की ओर धंस जाए तब भी क्रेटर विस्तारित होकर काल्डेरा का रूप ले सकता है। यदि किसी अत्यधिक विस्तृत काल्डेरा में छोटे छोटे काल्डेरा निर्मित होते हैं तब इसे घोंसलेदार काल्डेरा, नेस्टेड काल्डेरा कहा जाता है। काल्डेरा में भी वर्षा जल के भरने से झील का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जापान का आसो काल्डेरा, जापान का आसो काल्डेरा। फिर दरारी उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ, वो था केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी, और यह दरारी या विदर उद्गार से संबंधित भू आकृतियाँ। ये परिणाम होती हैं अपसरण के। 2 प्लेटें जब अपसरित होती हैं, दूर दूर जाती हैं, तो इससे जो ज्वालामुखी निकलेगा वो आस्यान प्रकृति का होगा, यानी कि क्षारीय लावा होगा जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी और सिलिका की मात्रा कम होगी 52 से 45%। तो उसे कहते हैं दरारी उद्गार से संबंधित जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, खास बातें हैं, विशेषताएं हैं। दरारी उद्गार में महासागरीय भाग में लावा की पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे महासागरीय कटक कहा जाता है, मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। एग्जाम्पल मध्य अटलांटिक कटक। यदि स्थलीय भाग पर दरारी उद्गार होता है तब भ्रंश घाटी निर्मित होती है, और यदि बड़ी मात्रा में बेसाल्टिक लावा उद्गारित होता है तब लावा पठार निर्मित होते हैं। भ्रंश घाटी का सर्व प्रमुख उदाहरण अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी है जो लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में लेबनान की बेक्का घाटी से अफ्रीका के मोजाम्बिक तक विस्तारित है। फिर से, यदि स्थलीय भाग पर दरारी उद्गार होता है तब भ्रंश घाटी निर्मित होती है, और यदि बड़ी मात्रा में बेसाल्टिक लावा उद्गारित होता है तब लावा पठार निर्मित होते हैं। भ्रंश घाटी का सर्व प्रमुख उदाहरण अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी है जो लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई में लेबनान की बेक्का घाटी से अफ्रीका के मोजाम्बिक तक विस्तारित है। लावा पठार बेसाल्टिक लावा का सर्व प्रमुख उदाहरण दक्कन का पठार है। लावा पठार का एग्जाम्पल दक्कन का पठार, और दरारी भ्रंश का एग्जाम्पल महान भूभ्रंश घाटी अफ्रीका में है जो कि लेबनान के बेक्का झील से लेकर के मोजाम्बिक तक फैला हुआ है। फिर गीजर या गेसर तथा गर्म जल स्रोत। गेसर अथवा गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों में वे संरचनाएं होते हैं जिनसे एक निश्चित अंतराल में गर्म जल तथा गैसें उद्गारित होती हैं। गेसर अथवा गीजर ज्वालामुखी क्षेत्रों में वे संरचनाएं होती हैं जिनसे एक निश्चित अंतराल में गर्म जल तथा गैसें उद्गारित होती हैं। इनका संबंध
ज्वालामुखी क्रिया के प्रारंभिक चरण से माना जाता है। यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क और विश्व का पहला नेशनल पार्क है ये। येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है। तो यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीज़र स्थित हैं। वे संरचनाएं जिनसे लगातार गर्म जल तथा गैसें बाहर आती हैं उन्हें गर्म जल स्रोत कहते हैं। इनका संबंध ज्वालामुखी उद्गार से हो यह आवश्यक नहीं। कई बार भूमिगत जल दरारों के सहारे भूगर्भ में गहराई तक पहुंच जाता है। कई बार भूमिगत जल दरारों के सहारे भूगर्भ में गहराई तक पहुंच जाता है तथा यह उच्च तापमान के अधीन गर्म होकर ऊपर मुखी गति करता है। इस अवस्था में यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं होता। जैसे बिहार में राजगीर में ऐसा होता है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में ऐसा है, लद्दाख के पूगा घाटी में ऐसा पूगा। तो बिहार के राजगीर में, हिमाचल के मणिकर्ण में, लद्दाख के पूगा घाटी में ऐसा धुआंरे यानी कि फ्यूमरोल्स धुआंरे वह संरचना जिससे जलवाष्प तथा विभिन्न गैसें उद्गारित होती रहती हैं धुआंरे कहलाते हैं। अलास्का में 1000 धुआंरों की घाटी है। जिन धुआंरों से बड़ी मात्रा में सल्फर बाहर निकलता है उसे सॉल्फतारा या सल्फटेरा कहा जाता है। यह संरचना ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण से संबंधित मानी जाती है। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखियों के वैश्विक वितरण को निम्नलिखित मेखलाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, ज्वालामुखियों का सर्वप्रमुख क्षेत्र परिप्रशांत मेखला है। सरगम पैसिफिक बेल्ट है जो लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में है। तो ज्वालामुखियों का सर्वप्रमुख क्षेत्र परिप्रशांत मेखला है जो लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबाई में प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। यह मेखला अंटार्कटिक के इरेबस ज्वालामुखी से प्रारंभ होती है तथा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया होते हुए न्यूजीलैंड तक विस्तारित है। यहाँ विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों के 2/3 ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। अतः इसे अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ अधिकांश ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत महासागरीय प्लेट के क्षेपित भाग के पिघलने से उद्गारित होते हैं, जिसमें एंडेसाइट लावा प्राप्त होता है। अतः इसे एंडेसाइट रेखा भी कहा जाता है। यह घोड़े के नाल के आकार में विस्तारित है, जिसमें ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, माउंट सेंट हेलेंस, फ्यूजियामा, मियान फिलीपींस में आदि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट रेनियर, फ्यूजियामा, मियान आदि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर दूसरा है, ज्वालामुखियों की दूसरी प्रमुख पेटी मध्य अटलांटिक पेटी है, जहां अपसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार पाए जाते हैं। इस पेटी का विस्तार आइसलैंड के उत्तर से लेकर अंटार्कटिक तक है। इसके अंतर्गत आइसलैंड का हेक्ला और किनारी द्वीप समूह के निकट स्थित ज्वालामुखी शामिल हैं। तीसरी मेखला मध्य महाद्वीपीय मेखला है, जिसका विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट के समीप से लेकर यूरेशिया के वलित पर्वतों के सहारे दक्षिण पूर्वी एशिया तक है। तीसरी मेखला मध्य महाद्वीपीय मेखला है, जिसका विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिम तट के समीप से लेकर यूरेशिया के
वलित पर्वतों के सहारे दक्षिण पूर्वी एशिया तक है, जहां यह अग्नि वलय से मिल जाती है। इस मेखला में हिमालयी क्षेत्र ज्वालामुखी रहित क्षेत्र है, जबकि भारत के अंडमान के ज्वालामुखी इसी मेखला का भाग हैं, जिसमें से जो बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी का, नारकोंडम है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इसी का हिस्सा है। इस मेखला की एक शाखा दक्षिण की ओर अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी तक विस्तारित है। इस मेखला में प्रमुख ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बेली, एटना तथा बैरन द्वीप हैं। स्ट्रॉम्बेली, एटना तथा बैरन द्वीप हैं। उपरोक्त 3 प्रमुख मेखलाओं के अतिरिक्त अन्य ज्वालामुखी अंतरा प्लेट अथवा हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम से संबंधित हैं, जिसका एक प्रमुख क्षेत्र हवाई द्वीप है। प्लेट विवर्तनिकी के दृष्टिकोण से विश्व के 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे प्लेट विवर्तनिकी के दृष्टिकोण से विश्व के 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे, 15% ज्वालामुखी अपसारी प्लेट किनारे तथा शेष 5% अंतरामुखी ज्वालामुखी हैं। तो अभिसारी प्लेट किनारे से 80% ज्वालामुखी होते हैं, अपसारी प्लेट किनारे से 15% और शेष 5% होते हैं अंतरा प्लेट से।